अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। आज जो है महा मैराथन क्लास है, कंप्लीट उर्दू थ्योरी और एनसीएफ और साथियों आरटीई एक्ट और एनईपी 2020 और अहम इस्तलाहात, और उसके बाद लगभग 7 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, 7 सेट कराएंगे। तदरीसी वो आमोदिशी मवाद, तदरीसी आमोदिशी मवाद जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको साथियों टीएलएम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये तदरीसी आमोदिशी मवाद। तदरीस आमोदिश के अमल को मुअस्सिर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे तदरीसी व आमोदिशी मवाद यानी टीएलएम कहते हैं। मतलब पढ़ने और पढ़ाने का जो साथियों काम है, इसको और भी बेहतर से बेहतर और भी साथियों मुअस्सिर बनाने के लिए और जाजिब बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम जो जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, टीएलएम में आते हैं। इसमें आता है वो टीएलएम में आता है। अब देखिए ये टीएलएम से फायदा क्या होता है, ये मुअल्लिम के काम को भी आसान बनाते हैं। एक टीचर आपको किस लिए पढ़ाता है कि आप चीजों को समझ जाइए। अगर उसके पास बोर्ड नहीं हो, कॉपी नहीं हो, कलम नहीं हो, लिखने का चीज नहीं हो, आप जल्दी समझ नहीं पाइएगा। तो ये जो टीएलएम है ये साथियों टीचर के काम को भी आसान बनाते हैं। ये तलबा की तवज्जो मरकूज करने, सबक में दिलचस्पी पैदा करने, आमोदिश को आसान बनाने और सबक मानाखेज बनाने में मुआविन होते हैं। मतलब जो टीएलएम है ये साथियों बच्चे टीएलएम से चीजों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बच्चे उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डिजिटल बोर्ड नहीं होता हम आपको कैसे पढ़ाते, तो सारे लोग जो ध्यान आकर्षित किए हुए क्यों किए हुए, टीएलएम की वजह से, ये डिजिटल बोर्ड की वजह से। सबक में इसमें दिलचस्पी पैदा होती है बच्चों की, सारे बच्चे जुड़े रहते हैं। आमोदिश को आसान बनाने, मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है वो आसान से आसान हो जाती है और सबक जो है वो एक मानाखेज साथियों बन जाती है। ये सारे के सारे किससे होते हैं, टीएलएम से होती है। टीएलएम के अंदर साथियों जो टीएलएम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके बारे में एक एक चीज पहले आप जानिए, उसके बाद हम उसकी किस्मों पर जिक्र करेंगे। ध्यान दीजिएगा जी। इफ्तिखार आलम, थैंक यू। निसाबी किताब, निसाबी किताब यानी जो आपका सिलेबस का बुक है, जो दरसी किताब है। निसाबी किताब तदरीस व आमोदिशी अमल का बुनियादी जुज है। देखिए अगर आपके पास 5 मंजिला बिल्डिंग होता, एसी रूम होता, टीचर अमेरिका से आए होते और आपको साथियों बहुत शानदार रूम में बहुत अच्छे इसमें पढ़ाए, लेकिन आपका कोई निसाब ना हो, आपका कोई सिलेबस ना हो, तो आप आगे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। यानी आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है सिलेबस का होना, यानी बुनियादी जुज जो है वो आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के अंदर निसाबी किताब है आपका, ठीक है ना। तो निसाबी किताब जो है वो तदरीस व आमोदिशी अमल का क्या है, बुनियादी जुज है। इसी पर साथियों सारे आपका इल्म का दारो मदार है। इसे मुअल्लिम की मुदर्रिसा भी कही जाती है। ठीक है, चलिए निसाबी किताब की खुसूसियत, यानी जो निसाबी किताब होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। निसाबी किताब तिफले मरकूज होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी तलबा की जहनी सतह दिलचस्पियों और अहलियतों से मुताबकत रखती हो। अब एक बच्चा 6 साल का है, हम साथियों उसको अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, जी ओम का नियम खूब अच्छा अच्छा सजा के खूब अच्छे राइटिंग में दे रहे हैं, तो उसके उम्र का ख्याल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो निसाबी किताब तैयार करना है बच्चे के जहनी सतह और वो इससे कितना दिलचस्पी लेगा, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब हमें निसाबी किताब को तैयार करना है। ठीक है, ये बात आप जान गए। अब उसके बाद दरसी किताब में मुख्तलिफ असनाफ जैसे कहानियां, डरामा, मजमून, नज़्में, सफरनामा, आप बीती को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कोई दरसी किताब है उसमें सारा का सारा पैराग्राफ ही है, जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा।
आपको मन करेगा कि अरे कभी नज्म भी आना चाहिए, कभी कहानी भी आनी चाहिए, कभी ड्रामा भी आना चाहिए, तो इसलिए दरसी किताब में तमाम चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, एक शेर साथियों सुनाऊंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खुर्शीद आलम साहब, ये खुशबू अंजुम, मुस्बत और मनफी जो है ना सारा इसी क्लास में हो जाएगा, पहले पढ़ तो लीजिए। एक ही बात को रट लगाने से क्या फायदा, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह इस क्लास को करने के बाद आप हमें ये कतई नहीं कहिएगा कि सर ये कराइए वो कराइए, पहले पढ़ तो लीजिए इसको। अब चलिए देखते हैं, दरसी किताब में शामिल मवाद मुअतबर हो और उसका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो, मतलब जो मटेरियल आप डाल रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, बहुत रिसर्च के बाद डाला गया हो। एनसीईआरटी का बुक देखे होंगे तो उसमें साथियों जो बातें होती हैं वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है, लेकिन जो बातें डाली होती है वो बड़ी रिसर्च के बाद उसको डाला जाता है। तो दरसी किताब में जो शामिल मवाद हो वो मोतबर होनी चाहिए और उसका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो। दरसी किताब के असबाक इख्तिसार से लिखे गए हों और जरूरी इस्तिलाहात भी मुहैया कराई गई हो, मतलब जो सबक है वो बहुत डिटेल में लॉन्ग में न दिया गया हो बल्कि वो शॉर्ट फॉर्मेट में, और शॉर्ट में भी बहुत शॉर्ट में न दिया गया हो, और जो उसके अंदर जरूरी इस्तिलाहात जैसे कि साथियों इसमें किसे बोलते हैं, जमीर कैसे बोलते हैं, एनसीईआरटी के बुक में देखते हैं ना जी, बगल में लिखा रहता है, सबक आपका खत्म होगा तो बाद में आपको लिखा रहेगा, तो ये आपके होने चाहिए दरसी किताब में। दरसी किताब में ऐसे सवालात जरूर हो जो तलबा में फिक्र अंगेजी, तफहीम और जबान की तहसीन को फरोग देने वाले हों। मारूदी किस्म के सवालात भी दरसी किताब में होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी का बुक देखते होंगे तो लास्ट में आपने साथियों पढ़ा होगा कि इस सबक से आपने क्या सीखा। एक क्वेश्चन आपको ये रहता है, एक क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड पूछा जाता है, यानी जो उसका उस सबक से कोई लेना देना नहीं होता। यानी दरसी किताब के अंदर इस टाइप के सवालात जरूर होने चाहिए जो रचनात्मक प्रश्न हो। और दरसी किताब के अंदर साथियों एमसीक्यू भी यानी कि मारूदी किस्म के सवालात भी होनी चाहिए, जिसके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होती है। ये साथियों निसाबी किताब यानी दरसी किताब की खुसूसियात में से ये कुछ खुसूसियात मैंने आपको गिनाया, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन जो आपको एग्जाम में आते हैं इन्हीं सबसे आते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जे तदरीसी व आमोदिशी मवाद 3 तरह के होते हैं। जो टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका समई जराए जिसको हम लोग श्रव्य साधन बोलते हैं। दूसरा आपका है बसरी जराए जिसको हम लोग साथियों दृश्य साधन बोलते हैं। तीसरा आपका है समई व बसरी जराए जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्य श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है ना। जो टीएलएम है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समई जराए, बसरी जराए, समई व बसरी जराए। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं जिससे हम लोग साथियों टीचिंग का जो मेथड है इसको आसान से आसान बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या समई जराए। समई जराए इसका ताल्लुक जे समई जराए इसका ताल्लुक कान से है, यानी हम चीजों को कान से ही नहीं सुनते हैं, कान के जरिया सुनकर तालिबे इल्म मालूमात को हासिल करता है। मुंदरजा झैल जराए जो है कान से सुनकर मालूमात हासिल किए जाते हैं, यानी हर वो चीज जिसको हम लोग सुनकर साथियों सीखते हैं वो आपका समई जराए के अंदर आएगा। जैसे देखिए रेडियो क्या होगा, ये समई जराए। ग्रामोफोन क्या है? समई जराए। लिंगवा फोन क्या है? ये समई जराए। टेप रिकॉर्डर समई जराए। टेलीफोन समई जराए। ये आपके समई जराए के। अब कोई बोलेगा कि सर मोबाइल सिर्फ सुनने से नहीं होता, यानी समई जराए के अंदर वो चीज आएंगी जिससे केवल और केवल हम लोग सुनकर चीजों को सीखते हैं, ये आपका समई जराए के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद बसरी जराए देखते हैं। बसरी जराए का मतलब होता है वो जराए जिसको हम लोग साथियों देखकर सीखते हैं, वो जराए जिससे तालिबे इल्म देखकर मालूमात हासिल करता है, उसे बसरी जराए कहा जाता है। इसका ताल्लुक आंखों से होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, तस्वीर, खाका वगैरह वगैरह।
आपके साथियों जो तस्वीर होता है, फोटो है, मैप है, इसको हम लोग देखकर ही नहीं देख सीखते हैं, तो ये आपका बसरी जराए में आएगा। बसरी वो समई जराए, यानी वो चीज जिसको हम लोग सुनकर और देखकर सीखते हैं, वो क्या है? इस जराए का ताल्लुक तालिबे इल्मों के आंखों और कानों दोनों से होता है, यानी वो जिससे हम लोग देखकर और सुनकर सीखते हैं। इसमें देख और सुनकर तालिबे इल्म मालूमात हासिल करते हैं। इसकी मिसालें मुंदरजा झैल है, जैसे मोबाइल, मोबाइल में सिर्फ केवल देखिएगा नहीं बल्कि सुनेंगे भी। टेलीफोन, टेलीफोन में केवल आप देखें दे, टेलीफोन ये टेलीविजन होना चाहिए, टेलीफोन नहीं होना चाहिए, टेलीफोन में तो सुनते हैं, टेलीविजन होना चाहिए। टेलीविजन, डिजिटल बोर्ड, ये सब साथियों किस में आएगा? सिनेमा हॉल, ये बसरी व समई जराए के अंतर्गत आएगा। सोहराब सुभानी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये साथियों टीएलएम जो 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोगों ने जान लिया टीएलएम को, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 तरह का होता है, समई जराए, बसरी जराए, समई व बसरी जराए। अब हम लोग चलते हैं अंदाज़ाए कद्र। अंदाज़ाए कद्र जिसे हिंदी में साथियों मूल्यांकन बोलते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। अंदाज़ाए कद्र के सबसे पहले हम लोग अक़साम को जानते हैं। देखिए अंदाज़ाए कद्र क्या है, पहले हम लोग इसकी जो किस्में है इसको जानते हैं। आमतौर पे ये बोला जाता है कि मापन या मेजर जो होता है वो अंदाज़ाए कद्र नहीं है। अंदाज़ाए कद्र आपकी महारत का पता लगाना, उससे भी इसका माना वसी होता है, उसको बोलते हैं अंदाज़ाए कद्र। तो जो अब आपकी महारत का पता लगाना होता है वो साथियों 3 तरीके का होता है। एक होता है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ सवाल कर लिया कि अभी इससे पहले कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ाया। और जो ध्यान से सुन रहा होगा वो बोलेगा कि सर आप टीएलएम पढ़ाए हैं, और जो ध्यान से नहीं सुन रहा होगा वो सर बोलेगा कि सर हम तो वहां घूम रहे थे, कहां, साउथ अफ्रीका चले गए थे हम घूमते घूमते। ठीक है ना? तो अब ऐसे सवाल जो पढ़ते पढ़ते पूछ लिया जाए वो तश्कीली अंदाज़ाए कद्र के अंदर आते हैं। एक सवाल वो होता है कि आपका यूनिट खत्म हुआ, मान लीजिए कि 5 क्लास मैंने आपको कराया थ्योरी का, उसके बाद मैंने बोला कि आपका एक टेस्ट लेंगे, देखते हैं आप कितना सीखे हैं। तो वो सवाल जो साथियों एक यूनिट मुकम्मल होने के बाद लिया जाता है उसको बोलते हैं तकमीली अंदाज़ाए कद्र। और अगर हमने जो तकमीली अंदाज़ाए कद्र ले लिया एक यूनिट खत्म होने के बाद, अब यह है कि कुछ बच्चे के अंदर गलती हो रही है, उस गलती को पता लगाना यह कहलाता है तशखीसी अंदाज़ाए कद्र। क्या होता है? तशखीसी अंदाज़ाए कद्र। तो टोटल अंदाज़ाए कद्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तश्कीली अंदाज़ाए कद्र, तकमीली अंदाज़ाए कद्र और तशखीसी अंदाज़ाए कद्र। जो तश्कीली अंदाज़ाए कद्र है इसको बोलते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। तकमीली अंदाज़ाए कद्र जो है जी वो है साथियों योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन बोलते हैं, या जिसको हम लोग सुमेटिव इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। और उसके बाद तशखीसी अंदाज़ाए कद्र जो है ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन। क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन। सद्दाम हुसैन, थैंक यू। अंदाज़ाए कद्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। तश्कीली अंदाज़ाए कद्र क्या होता है? तश्कीली अंदाज़ाए कद्र जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना जी, इसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें मुअल्लिम दौराने तदरीस ही तालिबे इल्म की जांच करता है कि तालिबे इल्म ने कितना सीखा। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और इसी वक्त साथियों आपसे मैंने कुछ सवाल कर लिया, तो ये आपका कौन सा क्या कहलाएगा? तश्कीली अंदाज़ाए कद्र। देखिए ये 750 रुपए वाले जो लिख रहे हैं ना, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं भी कुछ लगता है, इसके लिए ऑफिस का नंबर है, उस पर राब्ता कीजिए। खामखा का यहां कमेंट करके परेशान न कीजिए। पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात करें मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरा पैसा लिया गया और उनको नोट्स नहीं दिया गया। अगर नोट्स नहीं दिया गया तो आपके लापरवाही की वजह से आपको नहीं मिला होगा, और अगर फिर भी मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ईमेल छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर देंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा आपका मसला। ठीक है ना, बार बार कमेंट न कीजिए। चलिए, तो साथियों क्या हुआ आपका तकमीली अंदाज़ाए कद्र देखते हैं। यह तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद होता, मतलब आपका जो पढ़ाने का जो ये सिलसिला है वो जब मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद होता है। इसमें मुअल्लिम को यह अंदाजा लगता है
कि तालिबे इल्म ने कितना सीखा है। मतलब मान लीजिए कि हम 6 महीना के बाद आपका टेस्ट लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आपने कितना सीखा। नहीं, यह निसाब के इख्तिताम पर किया जाता, मतलब जब आपका निसाब मुकम्मल होता तब किया जाता। इसमें अतालीक, अतालीक माने मुअल्लिम, मुअल्लिम माने टीचर, ठीक है ना। तो इसमें अतालीक यानी मुअल्लिम को यह अंदाजा मिलता है कि मुतअल्लिम यानी आमोजगार ने इस निसाब से कितना सीखा। मान लीजिए कि साथियों हमारा आपका चैप्टर नंबर 5 हम आपका टेस्ट लेते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने के बाद न लेंगे तो हमें पता चलेगा कि चैप्टर 5 से आपने कितना सीखा। यह उमूमन दर्जा बंदी का इम्तिहान होता, आपको ग्रेड देना हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो यह साथियों किससे होगा? तकमीली अंदाजा कदर होगा। यह सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की तस्दीक करता। किस पे करता है? एक मुकर्ररा वक्त पर। मान लीजिए साथियों कि आप 10th क्लास में हैं, आपका हमने सालाना इम्तिहान लिया, आप फर्स्ट ग्रेड लाए, लेकिन जिंदगी भर जब भी आपका एग्जाम होगा फर्स्ट होइएगा नहीं, ये आपको उसी वक्त के लिए बताएगा कि आपने इस वक्त इतनी कामयाबी हासिल की। एमडी आलमगीर, थैंक यू। चलिए ठीक है ना। अब उसके बाद आपने ये जान लिया, तश्कीली अंदाजा कदर जान लिया, तकमीली अंदाजा कदर जान लिया। अब उसके बाद आपका है तशखीसी अंदाजा कदर। ये जानिए तशखीसी जांच क्या होता है। जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच कहलाता है। तशखीसी जांच साथियों निदानात्मक मूल्यांकन पढ़े आप लोग जी, कि अगर आपका कमजोर है तो उस कमजोरी को पता लगाना ही ये क्या है? निदान। और उस कमजोरी को दूर करना ये होता है उपचार। तो जो कमजोरी का पता लगाने के लिए, अगर मान लीजिए कि अभी मेरे क्लास में 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे में से 100 बच्चे फेल कर रहे हैं, हमने क्या किया कि इस 100 बच्चे का अलग से कोई टेस्ट लगाया। तो क्यों टेस्ट लगाया? इसके फेल होने की वजह को जानने के लिए। तो वो जांच जो किसी कमी को साथियों उजागर करने के लिए लिया जाए, वो जांच क्या कहलाएगा? तशखीसी जांच कहलाएगा, यानी निदानात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। और जब उसकी कमी उजागर हो जाए तो उसको दूर करने का जो उपाय होगा वो होता है उपचारात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। जो पैमाइश होता है, जो जांच होता है, पैमाइश के 4 नमूने मुंदरजा झेल हैं। पैमाइश के 4 नमूने होते हैं। कौन कौन सा होता है? आमोजिश का अंदाजा कदर, ये का के लिए बतौरे में, ये आपको थोड़ा सा फंसाता है, इसको देख लीजिए। जे आमोजिश का अंदाजा कदर यानी अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आमोजिश के लिए अंदाजा कदर, अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अंदाजा कदर बतौर आमोजिश, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, यानी असेसमेंट एज लर्निंग। आमोजिश में अंदाजा कदर, अधिगम में मूल्यांकन, यानी असेसमेंट इन लर्निंग। क्या है? एक एक करके हम लोग देखते हैं। आमोजिश के लिए अंदाजा कदर, के लिए का मतलब क्या है? आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं? पास होने के लिए। आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं? पास होने के लिए। आपका टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि आपका हमें सलाहियत का पता चले ताकि आपका मैं दाखला ले सकूं। तो दाखला इम्तिहान क्या होगा? आमोजिश के लिए अंदाजा कदर। ठीक है ना जी। तो आमोजिश के लिए अंदाजा कदर, सीखने के लिए किया गया अंदाजा कदर को आमोजिश के लिए अंदाजा कदर का। कोई काम सीखने जाते हैं आप तो वहां पर भी आपका एक टेस्ट लिया जाता है। क्यों? कि सीखने का जो आपका जो रफ्तार है वो कितना है। तो सीखने के लिए अंदाजा कदर जो है उसी को बोला जाता है आमोजिश के लिए अंदाजा कदर। इसमें तलबा का किरदार अहम होता है, मुअल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलूब होती है। साबका मालूमात, बच्चों की साबका मालूमात को जांचना कि आपने कितना सीखा ताकि हम आपको कौन से क्लास में दाखला दें। यह हुआ दाखला इम्तिहान, यह भी आमोजिश के लिए ही दाखला इम्तिहान क्यों लेगा कि आपने जो आईए किया इसमें आपने कितना सीखा ताकि हम आपको बीए में क्या करें? दाखला दें। तो ये आपका आमोजिश के लिए अंदाजा कदर होगा। सलाहियत का जांच जानना, मतलब मान लीजिए कि आपको हम अपने एकेडमी में टीचर बनाना चाहते हैं तो आप कितना जानकार हैं, यह भी साथियों आपका क्या होगा? आमोजिश के लिए अंदाजा कदर होगा। तदरीसी तरीका का इंतखाब, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है, इस बात को जांचने के लिए कोई टेस्ट लिया गया, यह भी होगा आपका आमोजिश के लिए अंदाजा कदर।
मश्क करना ये भी आपका होगा आमोदिश के लिए अंदाजा कद्र। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे है आमोदिश का अंदाजा कद्र। का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपने सीखा, कितना सीखा। अरे पहले के लिए हो रहा था कि आप कितने सीखे, कि किस लिए आपको आगे बढ़ाएं। अब हो रहा है कि जो चीज आपने सीखा, कितना सीखा, ये हो गया आमोदिश का अंदाजा कद्र। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि आपने साथियों, आपका सालाना इम्तिहान होता है। क्यों होता है? आपके सीखने का अंदाजा कद्र होता है कि आपने कितना सीखा। लेकिन आप मान लीजिए कि एएमयू में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपका टेस्ट क्यों लेता है? वो आमोदिश के लिए, आगे आप सीखना चाहते हैं और नहीं। तो आमोदिश का अंदाजा कद्र, सीखने के बाद किया गया अंदाजा कद्र को आमोदिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। किसी भी काम के इख्तिताम पर किया गया अंदाजा कद्र, ये क्या है? आमोदिश का अंदाजा कद्र। यानी जो काम आपने सीखा, कितना सीखा। एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोदिश की पैमाइश की जाती है, यह भी आपका आमोदिश का अंदाजा कद्र होगा। जैसे आपका सालाना इम्तिहान लेना, यह भी आपका आमोदिश का अंदाजा कद्र होगा। तदरीसी अमल में आमोदिश की गलतियों की जानकारी, आप के गलतियों का पता लगाना, यह भी आमोदिश का अंदाजा कद्र होगा। अंदाजा कद्र ग्रेड और नंबर देना, यह भी साथियों आमोदिश का अंदाजा कद्र होगा। ठीक है, अब उसके बाद है आमोदिश में अंदाजा कद्र। तदरीस के दौरान ही अंदाजा कद्र, मतलब जो चीज आप सीख रहे हैं ना, सीखते सीखते अंदर ही अंदर आपसे कोई सवाल कर लिया गया, यानी जिसको आप तश्कीली अंदाजा कद्र बोले थे ना, वही साथियों क्या होगा आपका? ये आमोदिश में अंदाजा कद्र होगा। ठीक है, अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश। अब क्या है? जब बच्चा खुद से खुद का अंदाजा कद्र करता, अपने से अपने आप का नहीं टेस्ट लेता कोई, अच्छा जोड़ घटा कितना होगा, ये सब मन मन में जो जांच लेते हैं, वो आपका होता है अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश। इसका ताल्लुक तशखीसी जांच से, मतलब अपना जांच खुद अगर कोई करता है तो वो अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश होता है। अब आप लोग बताइए कि अभी जो मैंने आपको बताया, आमोदिश का अंदाजा कद्र, आमोदिश के लिए अंदाजा कद्र, अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश, आमोदिश में अंदाजा कद्र, ये चारों आप लोग समझ गए। सीडीपी का क्वेश्चन है ये सीडीपी में आपको पढ़ना पड़ता है। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।